तो जीवों के लिए पृथ्वी का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवों के लिए पृथ्वी का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन जीवों में मानव भी शामिल है। जो जीव पृथ्वी के वातावरण में निवास करते हैं उन जीवों में मानव भी हैं। बिना बिना वातावरण के साथ अनुकूलन, वातावरण के साथ अनुकूलन, हम पृथ्वी पर जब रहते हैं तो हम वातावरण के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। ठीक है, अगर माइक ऑफ कर लो। मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। अगर वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व भी संभव नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मानव बिना वातावरण की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता? यानी कि मानव यदि पृथ्वी पर कुछ करना चाहता है तो क्या वह प्रकृति की आज्ञा लेकर करता है, प्रकृति पर निर्भर होकर करता है? क्या वह पूरी तरह प्रकृति का गुलाम है? क्या वह प्रकृति का गुलाम है? बस यहीं से विवाद प्रारंभ हुआ। यहाँ से क्या हुआ, विवाद प्रारंभ होता है। ठीक है, और संपूर्ण भौगोलिक जगत और विद्वान कई विचारधाराओं और वैज्ञानिक संप्रदायों में विभाजित हो गए। तो विवाद क्या उत्पन्न होता है कि मानव प्रकृति का गुलाम है या प्रकृति मानव की गुलाम है। तो एक विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहीं से संपूर्ण भौगोलिक जगत तथा विद्वान कई विचारधाराओं और वैज्ञानिक संप्रदायों में विभाजित हो गए। ठीक है, किसी ने मानव को प्रकृति से भी शक्तिशाली, किसी ने तो मानव को प्रकृति से शक्तिशाली माना। ठीक है, और किसी ने क्या बोला कि प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना। ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच में जो एक समायोजन, एक समन्वय होता है, उसको देखने के दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये कहता है कि मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और एक नजरिया ये कहता है कि प्रकृति मानव पर नियंत्रण रखती है और मानव प्रकृति का गुलाम है। ठीक है, और किसी ने क्या किया, मध्यम मार्ग अपना लिया कि ना तो कोई किसी का गुलाम है ना कोई किसी को नियंत्रण रखता है, बस एक दूसरे के साथ समायोजन करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश की दोनों विचारधाराओं में। ठीक है, इन्हीं विचारधाराओं के चलते जर्मनी में वातावरण निश्चयवाद, तो देखो वातावरण निश्चयवाद जो तुमने पहले पूछा वो जर्मनी की विचारधारा है। फ्रांस की विचारधारा संभववाद है, और अमेरिका व ब्रिटेन की विचारधारा नवनिश्चयवाद है। अमेरिका व ब्रिटेन की विचारधारा कौन सी है, नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो वातावरण निश्चयवाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। वातावरण निश्चयवाद भूगोल विषय के विकास के साथ साथ यह विषय कई वैचारिक संप्रदायों में बढ़ गया। भूगोल विषय के विकास के साथ साथ यह विषय कई वैचारिक संप्रदायों में विभाजित हो रहा था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय था वातावरण निश्चयवाद, जिसकी हम बात कर रहे थे। वातावरण निश्चयवाद पर्यावरण की कठोरता पर विश्वास करता है। वातावरण निश्चयवाद का पहला जो सिद्धांत है, ये इसकी जो मान्यता है वो क्या है, पर्यावरण की कठोरता को मानता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है। इसके और भी नाम है, जैसे एक तो वातावरण निश्चयवाद आपने देखा, दूसरा है वातावरणवाद। ठीक है, तीसरा है प्रकृतिवाद, एनवायरमेंटलिज्म, नेचुरलिज्म, नियतिवाद, डिटरमिनिज्म। ठीक है, नियतिवाद, निश्चयवाद, ये इसके नाम। वातावरण निश्चयवाद, ये इसके नाम क्यों पड़े हैं? जैसे वातावरणवाद मतलब वातावरण शक्तिशाली है, प्रधान है, मानव और वातावरण के समायोजन में वातावरण शक्तिशाली है। दूसरा कि प्रकृतिवाद, यानी कि प्रकृति सर्वशक्तिमान, प्रकृति श्रेष्ठ है। तीसरा इसको कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब हुआ कि मानव की नियति यानी मानव का भाग्य कौन निर्धारित करता है? मानव का भाग्य कौन निर्धारित करता है? प्रकृति। निश्चयवाद, मानव के मतलब उसके जीवन को, उसके समायोजन को कौन निश्चित, यहाँ निश्चय से बना है, निश्चित से बना है कि निश्चित कौन करता है? प्रकृति करती है। वातावरण निश्चयवाद, वातावरण ही निश्चित करता है कि मानव किस प्रकार जीवन। भौगोलिक निश्चयवाद आदि नामों से जाना
जाता है। इस विचारधारा का जन्म यूं तो जर्मनी में हुआ, परंतु प्राचीन काल में भी विभिन्न स्थानों पर इस विचारधारा को मानने वाले कई विद्वान मौजूद थे। ठीक है। 18वीं शताब्दी में विद्वान कांट जर्मनी के विद्वान थे, ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया और बाद में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजल आदि ने भी इसका ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में विद्वान कांट ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया, बाद में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजल आदि ने। तो आपसे देखो अब ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें ये पूछा जाएगा कि ये जो विचारधारा है ये किस देश में विकसित हुई। तो आप लोग उसका जर्मनी की विचारधारा है। ये सब जितनी विचारधारा है जिनका हमने अभी नाम लिया, यानी कि निश्चयवाद कह लो, नियतिवाद कह लो एक, दूसरा संभववाद, तीसरा नव निश्चयवाद। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की जो नियतिवाद की विचारधारा है वो किस देश में विकसित हुई। तो आप इसको जर्मनी लगाएंगे। ठीक है। और ये किसने प्रस्तुत की? कांट ने। ये कांट ने प्रस्तुत की इस विचारधारा को, कांट ने प्रस्तुत किया। बाद में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजल। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा विद्वान जो है, निम्न में से कौन सा विद्वान बाद में आपसे पूछा सकता है निम्न में से कौन सा विद्वान नियतिवाद की विचारधारा से संबंधित है। इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है। ठीक है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको हम थोड़ा सा बता दें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वातावरण निश्चयवाद, संभववाद या नव निश्चयवाद और प्रसंभाव्यवाद। ठीक है। प्रोबेबिलिज्म, ये चार वाद हैं, डेटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डेटर्मिनिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म। ठीक है। तो मानव के बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक विकास। तो जो नियतिवाद है वो क्या मानता है कि मानव के बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने में वातावरण की शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताएं कि वातावरण निश्चयवाद क्या है, तो आपको सीधा सा बोलना है कि वातावरण निश्चयवाद, नियतिवाद, ये निश्चयवाद, ये सब क्या है कि इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है और प्रकृति मानव के बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, मानव का बौद्धिक विकास यानी कि मानव की बुद्धि कितनी विकसित होगी ये उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव का शरीर कितना विकसित होगा, कितना शक्तिशाली होगा, ये भी उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है। मानव, जैसे हम शारीरिक शक्ति की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो पर्वतों पर आराम से चढ़ जाते हैं। अभी उत्तराखंड में एक बादल फटने की घटना हुई थी, तो वहाँ पर धौली गंगा में अचानक से बाढ़ आ गई। तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर, कुछ लेबर कार्य कर रहे थे। तो जब अचानक से बाढ़ आई तो उन लोगों में कुछ तो स्थानीय लोग थे वहीं के लोकल, और कुछ जैसे इंजीनियर होते हैं नौकरी मिल जाती है उनको, तो उनको भेजा जाता है कि भाई आप इस जगह पर काम करें, लेकिन वो होते हैं मैदानी क्षेत्रों के, कहीं और के, मतलब पर्वतीय क्षेत्र के नहीं होते हैं। तो जब वो बाढ़ आई तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे वो तो ऊंचाई पे चढ़ गए, लेकिन जिनको ऊंचाई पे चढ़ने का अभ्यास नहीं है, उनके शरीर की बनावट, शरीर की शक्ति, मांसपेशियाँ इस प्रकार की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस प्रकार वातावरण में रहे उनका उसी प्रकार से, तो इससे क्या पता है, वातावरण ने ही निर्धारित किया, निश्चित किया उनकी शारीरिक शक्ति किस प्रकार की होगी, उनका शारीरिक बनावट किस प्रकार की होगी। तो यहाँ इस उदाहरण से हम समझ पाते हैं कि मानव की जो शारीरिक क्षमता है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित हो रही है।
इसी प्रकार ये जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास भी इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। देखिए, खनिज संसाधन मिल रहे हैं, वहाँ पर खदानें हैं, भूमि में संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। वन संसाधन कैसे हैं वहाँ पर, नदियाँ और वहाँ पर जल विद्युत आदि की सुविधा है कि नहीं। तो सारा का जो आर्थिक विकास होता है वो निर्भर करता है किस पर, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर। तो हम इन तीनों उदाहरण से देखें कि मानव के बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक विकास में इनके विकास में वातावरण की शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए आगे लिखा भी है, जैसे पहाड़ी इलाकों के निवासियों का कद छोटा होता है, मैदानों के लोग लंबे होते हैं। कांट के अनुसार उष्ण प्रदेशों के निवासी सुस्त और डरपोक होते हैं। ये इमैनुअल कांट ने बोला, जर्मनी के विद्वान है जिन्होंने निश्चयवाद की विचारधारा दी, नियतिवाद की विचार। कांट उन्होंने बताया उष्ण प्रदेश के निवासी सुस्त और डरपोक होते हैं। मानव के व्यवहार, शारीरिक बनावट, भोजन, सोचने का ढंग, कृषि कार्य, अन्य क्रियाकलाप आदि प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अर्थात मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा ही प्रभावित होता है। अब आप लोगों ने इतनी बात सुनी, आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानव के ये जो चीज़ें हैं, जैसे मानव का व्यवहार है, मानव की शारीरिक बनावट है, भोजन है, उसकी सोचने का ढंग है, तो मानव किस प्रकार कृषि कार्य करेगा, बैलगाड़ी का प्रयोग करेगा, ट्रैक्टर का प्रयोग करेगा, हल ट्रैक्टर से जोतेगा, खेतों को बैलों से जोतेगा, ठीक है, उसकी क्रियाकलाप, ये सभी उसके प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। तो मानव का विकास उसके वातावरण द्वारा ही प्रभावित होता है। यही विचारधारा है निश्चयवाद की। यह विचारधारा 18वीं शताब्दी में अपने शैशव काल में थी, यानी 18वीं शताब्दी यानी 1700 से लेकर 1799 का जो काल है उसको 18वीं शताब्दी बोला गया। इसमें ये शैशव का 18वीं शताब्दी में ये विचारधारा अपने शैशव काल में थी, यानी शुरुआत हुई इसकी वास्तविक विकास कब हुआ इसका? 19वीं शताब्दी में ये हुआ, जब ये तेजी से पूरे विश्व में फैल गई ये विचारधारा। इसका प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध तक छाया रहा। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, जो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है, के आने से इस विचारधारा को और अधिक बल मिला। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से इस विचारधारा को और बल क्यों मिला? क्योंकि चार्ल्स डार्विन की विचारधारा क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, श्रेष्ठ होगा, वही जिएगा। तो ये श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कौन निर्धारित कर रहा है कि श्रेष्ठ जिएगा? ये प्रकृति, पर्यावरण निर्धारित कर रहा है। तो इस प्रकार जो चार्ल्स डार्विन की जो विचारधारा थी, उसने भी इस विचारधारा को, नीतिवाद की विचारधारा को बल प्रदान किया। यूनानी एवं रोमन विद्वान, इस विचारधारा को जर्मनी के साथ साथ विश्व के कई देशों के विद्वानों ने समर्थन किया। अब थोड़ा इतिहास में जाके, तो प्राचीन काल में यूनानी और रोमन विद्वान थे, जैसे हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु, थुसिडाइडस, स्ट्रैबो आदि के जो विचार थे, उन विचारों में भी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया, शक्तिशाली बताया गया। जर्मन विद्वान जैसे वेरेनियस, अब यहाँ पे ये थोड़ी मध्यकाल की बात कर रहा है, वेरेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, ये सब जो थे, इन्होंने, कांट ने तो इसकी विचारधारा ही रखी 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में। अमेरिकी विद्वान कुमारी सैंपल, ये रेडजेल की, ये जो रेडजेल आप यहाँ देख रहे हैं ना, जर्मन विद्वान, इनकी शिष्या थी कुमारी सैंपल। हटिंगटन, अमेरिकी विद्वान हटिंगटन भी नियतिवादी थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन से विद्वान नियतिवादी हैं, कौन से विद्वान संभववादी हैं, कौन से नवनियतिवादी हैं, ठीक है। फ्रांसीसी विद्वान लीपले, ठीक है, बोदेनरा, मोंटेस्क्यू तथा डेमोलिन्स, ये फ्रेंच, क्योंकि देखिए फ्रेंच में ये जो नाम है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोंटेस्क्यू, डेमोलिन्स, इसलिए क्योंकि फ्रांस के जितने भी बड़े विद्वान थे वो तो फ्रांस में ही विचारधारा विकसित हुई थी, जिसका नाम क्या था, संभववाद, वो तो उसको मानने वाले थे, ठीक है।
तो फ्रांस के जितने भी विद्वान हैं वो तो संभववादी थे, तो फ्रांस के केवल लीप्ले, बोदिनारा, नरा, मोंटेस्क्यू और डोमिनस ये फ्रांसीसी विद्वान नियतिवादी थे। ब्रितानवी यानी ब्रिटेन के केवल बकल ही नियतिवादी थे। ब्रिटेन के बाकी सभी किसमें आएंगे? नव नियतिवाद या नवनिष्ठवाद या नव संभववाद में आएंगे। अरबी विद्वान अरब के अल बरूनी, अल मस्ती, अल इदरसी, देखो ये जितने विद्वान है ना, ये अरबी विद्वान, इन्होंने नियतिवाद शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नियतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग तो कांट ने किया, लेकिन इन्होंने इनके जो लेख थे, इनके जो राइटिंग्स थी, इनके जो वर्क थे, इनका जो लिटरेचर था, उसमें इनके विचारों को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ये जो है वो नियतिवाद को यानी कि इनके विचारों से ये पता चलता था कि कहीं ना कहीं प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस, अब यहाँ पर आपको जो है एक करके कुछ विद्वानों के हिप्पोक्रेटिस, हेरोडोटस, अरस्तु, थ्यूसिडाइस, स्ट्रैबो, वारेनियस, ठीक है, वारेनियस के बाद कांट के बाद वान हम्बोल्ट, तो इन सब के विचारधारा को यहाँ बताया जाएगा, ठीक है, कि इनके क्या क्या ऐसे विचार थे जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग निश्चयवादी थे। तो यहाँ से हम देखते हैं हिप्पोक्रेटस, तो जो हिप्पोक्रेटस थे उनके विचार को अगर पढ़ें, देखिए ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। हिप्पोक्रेटस एक प्राचीन ग्रीक विचारक हैं। हिप्पोक्रेटस यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक, दार्शनिक, विद्वान, भूगोलविद। इनका जन्म हमें ये सब महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। चिकित्सा विज्ञान का पितामह, ये थोड़ा देख लीजिए, लेकिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है कि इनको चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहा जाता, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। कोस में अपने निवास के दौरान, ठीक है, कोस मतलब ये एक आइलैंड था कोस यूनान का, वहाँ पर इनका जन्म। तो कोस में अपने निवास के दौरान उन्होंने यहाँ अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन, ये चिकित्सा सेवा को मतलब नहीं है। इन्होंने अपने विचार, अपने प्रमुख ग्रंथ ऑन एयर, हमें इनके विचार कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस। ये पूछा जा सकता है किसका वर्क है? ऑन एयर, वर्क एंड प्लेसेस किसका वर्क है? हिप्पोक्रेटस। किसका? हिप्पोक्रेटस का। उन्होंने यूनानियों पर जलवायु, देखिए अब यहाँ पर आ गया, ये विचार महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलता है हमको कि हिप्पोक्रेटस जो थे वो एक निश्चयवादी थे। डायरेक्ट कहीं हमें नजर नहीं आ गया इन्होंने निश्चयवाद बोला, इन्होंने नियतिवाद बोला। इनके विचारों से पता चलेगा इन्होंने प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली बताया। यूनानियों पर जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टियों के प्रभावों को समझाया। यानी ये बता रहे हैं कि यूनानियों मतलब मानव, मतलब यूनान में जो मानव रहते थे, लोग रहते थे, उन पर जलवायु के प्रभाव पड़ रहे हैं, स्थलाकृति के प्रभाव पड़ रहे हैं, मिट्टियों के प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। उन्होंने निश्चयवाद का समर्थन करते हुए कहा, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं एवं लक्षण वंशानुसार होते हैं। वंशानुसार, ये वर्ड देखिए किस प्रकार प्रयोग किया गया है कि प्रकृति हमारे वंशों का निर्माण करती है, यानी हमारी गुणों का निर्माण करती है, और फिर मानव की मूलभूत आवश्यकताएं उसके अनुसार और उसके लक्षण भी उसके अनुसार हो जाते हैं। यानी प्रकृति हमारे पहले वंश को निर्धारित करती है, हमारे गुणों को निर्धारित करती है, फिर हमारे जो मूलभूत आवश्यकता और लक्षण इसी वंशानुसार होते हैं। उन्होंने एशियाई लोगों को आराम परस्त, देखिए हम लोग एशियाई आराम परस्त हैं, आप लोग भी आराम परस्त हैं क्या? बताइए, आप लोगों में तो कितने ऐसे लोग हैं आराम परस्त हैं, आलसी हैं? आलसी बताया भाई, ये तो हिप्पोक्रेटस ने तो गड़बड़ कर दी। हम यूरोपियों को आलसी बता दिया, आराम परस्त बता दिया, और यूरोपियों को क्रियाशील, उत्साही बता दिया। देखिए यूरोपियन यानी ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के, पुर्तगाल के, इटली के, इन लोगों को उत्साही, क्रियाशील, और हम एशियाई लोगों को आराम परस्त, आराम करने के शौकीन। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा दी, सो रहे हैं आराम पर। आलसी, किसी ने कुछ काम बोला, अच्छा करते हैं अभी, थोड़ी देर में करेंगे, कल करेंगे, इस प्रकार का विचार। तो ये हमारे जो आदतें, हमारी जो सोच, हमारी जो स्टाइल, हमारा जो एक नेचर, ये सब वातावरण निर्धारित करता है, ऐसा विचार था हिप्पोक्रेटस का। तो देखिए इन्होंने कहीं भी नियतिवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर इनके विचारों से हमने अंदाजा लगाया कि हिप्पोक्रेटस क्या थे? एक नियतिवादी थे। ठीक है।
तो भले ही कांट ने इसका जो प्रयोग किया वो भले ही 18वीं शताब्दी में किया, लेकिन जो निश्चयवाद की विचारधारा है वो एक प्राचीन काल से चली आ रही विचारधारा है। ठीक है, तो हमने अभी हिप्पोक्रेटस को पढ़ा। हिप्पोक्रेटस ने एशियाई लोगों को आराम परस्त आलसी बताया और यूरोपीय लोगों को क्रियाशील और उत्साही बताया। हिप्पोक्रेटस के विचार हैं। इसके बाद हम हेरोडोटस को पढ़ते हैं। ये भी एक प्राचीन काल के एक दार्शनिक हैं, एक भूगोलवेत्ता हैं हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये इतिहासकार भी थे और एक भूगोलवेत्ता भी थे। ये एक भूगोलवेत्ता भी थे, है ना। इनका जन्म टर्की में हुआ था। इन्होंने प्रशियन साम्राज्य के इतिहास का वर्णन किया। अब ये तो क्या क्या किया इसको छोड़ें। हेरोडोटस, यहाँ से मेन बात आती है कि उन्होंने किस प्रकार नियतिवादी थे। कि हेरोडोटस ने प्रकृति की शक्तियों को काफी महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार मिस्र की सभ्यता वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यानी कि मिस्र की जो एक विकसित सभ्यता थी वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से विकसित हुई थी। यानी कि मानव क्या सोचेगा, क्या करेगा, कितना विकसित होगा, कितना पिछड़ा होगा, ठीक है, उसका शरीर कैसा होगा, उसका विचार, आचार विचार, व्यवहार कैसा होगा, ये सब प्रकृति निर्धारित करती है। इसके अलावा अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु भी ईसा पूर्व की बात है, प्राचीन काल। हाँ बोलो बेटा। सर ये मिस्र की अरस्तु विज्ञान, ये विज्ञान साइंस के पितामह, फादर ऑफ साइंस, महान यूनानी वैज्ञानिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, जैव वैज्ञानिक, राजनीतिक विद्वान। अरस्तु का जन्म स्ताग्री मकदूनिया में हुआ। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की गोलीय आकृति, कटिबंधों के, ये सब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं और ये इससे कोई तात्पर्य नहीं है इसका। मेन बात है कि अरस्तु ने भी यहाँ से आता है कि किस प्रकार नियतिवाद को उसके समर्थक के समर्थन देते हैं। अरस्तु ने भी मानव के विकास में पर्यावरणीय शक्तियों के प्रभाव का समर्थन किया और प्राकृतिक शक्तियों को अत्यंत शक्तिशाली माना। इनके अनुसार यूरोपवासी बहादुर, यूरोपवासियों की सब तारीफ कर रहे हैं। देखिए भाई, एशिया वासियों को कोई तारीफ नहीं कर रहा, आप लोगों को कोई तारीफ नहीं की किसी विद्वान ने इनमें। और यूरोपवासी बहादुर तो होते हैं, हाँ देखिए थोड़ी बुराई भी देख रहे हैं उनमें। यूरोपवासी बहादुर तो होते हैं पर इनमें विचारहीनता पाई जाती है, ज़्यादा विचार प्रधान नहीं होते हैं, विचारहीनता पाई जाती है। और एशियन लोग वैचारिक तथा दार्शनिक तो होते हैं। एशियन लोग वैचारिक और दार्शनिक दृष्टि से तो आगे होते हैं लेकिन उत्साही नहीं होते, आलसी होते हैं। यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक में एक पाई जाती है, एक में एक पाई जाती है। शायद यही कारण है कि यूरोपीय स्वतंत्र रहे हैं और एशियाई गुलाम। एशियाई लोग गुलाम क्यों रहे हैं? यूरोपीय लोगों को उन्होंने बोला यूरोपीय स्वतंत्र है, एशियाई गुलाम क्यों रहे हैं? भले ही यूरोपीय लोग वैचारिक रूप से सक्रिय नहीं थे लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी उत्साही थे। और हम लोग चिंतन तो कर रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, लेकिन आलसी बहुत है। सोच तो रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, परंतु कार्य रूप में परिणत उसको नहीं कर रहे हैं। इसके बाद थ्यूसीडाइडस, हाँ सर ये तो थ्यूसीडाइडस ने निश्चयवाद को कैसे समर्थन किया कि इनके विचारों में निश्चयवाद की झलक देखी जा सकती है। इनके अनुसार यूनानी सभ्यता के सर्वोच्च रहने का मुख्य कारण वहाँ की पर्वतीय और सागरी जलवायु है। देखो इन्होंने बताया यूनानी सभ्यता जो विकास कर रही है उसका कारण क्या है? वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो पर्वतीय स्थलाकृति, इसकी वजह से वहाँ विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रैबो आते हैं, ये भी यूनानी विद्वान है। अब इनकी ये सब चीज़ छोड़ दें, इन्होंने क्या लिखा तो थोड़ा देख लें। वैसे हम लोग नियतिवाद में पढ़ रहे हैं इनको, तो हमें इन्हें नियतिवाद के विचार देखने चाहिए, लेकिन फिर भी इनका एक प्रमुख ग्रंथ ज्योग्राफिया पूछा जा सकता है। ठीक है, 17 खंडों वाला महान ग्रंथ, इसको ये भौगोलिक विश्वकोश। हाँ सर, आप इस बात को मान सकते हैं कि सर स्ट्रैबो भी प्रकृति को शक्तिशाली मानते थे। प्राकृतिक शक्तियों में मानव को काफ़ी हद तक अपने अनुसार ढलने की क्षमता है। मतलब ये मानते थे कि प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती हैं वो मानव को अपने अनुसार ढाल लेती हैं। स्ट्रैबो का कहना था कि रोमन साम्राज्य के बलशाली होने के पीछे
रोमन साम्राज्य के शक्तिशाली होने के पीछे वहाँ रोमन यानी रोम यानी इटली, आज जो वर्तमान में आज जो इटली है उसको हम रोम बोलते हैं, उसकी आकृति, उसकी जलवायु, ठीक है, भू रचना, इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसका तो स्ट्रैबो ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण यूरोपीय लोगों को अनुशासित और अच्छा नागरिक माना। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, स्ट्रैबो कहते थे कि यूरोप के लोग अनुशासित और अच्छे नागरिक इसलिए हैं क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव है, प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव है ना। ठीक है, हाँ बोलो। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे नियतिवाद निश्चयवाद, इसको मैं अगले पार्ट में इसको कवर करूँगा। तो आज के लिए हम लोग मंडे को देखते हैं, ठीक है।